नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज दो खास मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। पहला मुद्दा, जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी के पाकिस्तान जाने के बयान के बाद आज किरण रिजिजू जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और मैं अरुणाचल से आता हूं, मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले। सवाल इस पर दो हैं उसके कि क्या इस बात को लेकर के सरकार के अंदर भी एक मत नहीं है, क्या अलग अलग इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के अंदर भी टकराव की स्थिति है क्या। दूसरा मुद्दा, जिस तरीके से एक मामला सामने आ जाया है कि एक मुस्लिम महिला ये कह रही है कि उसको मुंबई में रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जब एक कंपनी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को ये कहा कि आपको नौकरी नहीं दी जा रही। तो क्या माहौल बदल रहा है, माहौल खराब हो रहा है, क्या कुछ कर रही है सरकार, इस पर हम बातचीत करेंगे। और साथ साथ राजस्थान के अंदर जिस तरीके से गुज्जर आंदोलन चल रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। कि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए आज चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप कल पूरी तैयारी के साथ आएं और सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो सरकार ने यह एक्शन पहले क्यों नहीं लिया, इन दोनों मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। पहले आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री के बयान के बाद जिस तरीके से सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले उनको देखते हैं, अलग अलग पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। I think that is a cry of pain and anguish which Mr. Rijiju is speaking from within, but I think it's the eloquent silence of the Prime Minister which makes the difference. अपनी अपनी वास्ता और अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन गोमांस या गोहत्या इस देश का बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए जन भावनाओं का सम्मान, लोकतंत्र में अगर जन भावनाएं सर्वोपरि हैं तो उन जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जो गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्षधर हैं और गोमांस के किसी भी प्रकार के आयात अथवा निर्यात को पूर्ण तरह बैन करने का पक्षधर है। जन भावनाओं के विरुद्ध आचरण किसी को, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देश के गृह राज्य मंत्री को पाकिस्तान भेजना चाहिए और उनका वीजा भी तैयार करवाना चाहिए, तभी नकवी जी का वक्तव्य सही माना जाएगा। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए, क्योंकि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है कि गाय हमारी माता है और गाय के मीट पर प्रतिबंध होना चाहिए। सदन में बात उठी थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट साउथ के तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। हमारे देश में तमाम धर्म हैं, तमाम भाषा हैं, धर्म का खान पान अलग है, उनके धार्मिक त्योहार अलग हैं। क्योंकि सर्व जातियों से जुड़ा हिंदुस्तान है, हमारे किसी धर्म, किसी जात, किसी धर्म के कामों पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती है। ऐसा कभी कभी लगता है कि सरकार में जो मंत्री हैं उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसको जो बयान देना होता है दे देता है। पहले भी कई मंत्रियों ने इस तरह के विवादित बयान दिए और बाद में फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो चाहे वो बीफ के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, पहले तो पार्टी को और पूरे कैबिनेट को ये तय करना चाहिए कि इस मसले पर उनका क्या स्टैंड है और तब सार्वजनिक बयान देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बयान देने की होड़ है। चलिए, तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं सुनी, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं, नेता जेडीयू के। हमारे साथ मौजूद हैं रामाधार शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के। वसीम गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी। हमारे साथ आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गाजी साहब, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विवाद पैदा हुआ, और ये विवाद किसी और ने पैदा नहीं किया, ये सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री जो है, दो मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं और आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं तो आपको दूसरे देश जाना चाहिए, ऐसे देश जाना चाहिए जहां पर अवेलेबिलिटी हो। आज एक दूसरे मंत्री हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये काम करता हूं, मैं बीफ खाता हूं और मुझे कोई रोक सके तो रोक ले। तो क्या जो बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर के अंतर्द्वंद है, एक रास्ता नहीं है, वजह क्या मान रहे हैं आप इसकी? देखिए, पहली बात तो ये ना बीजेपी का मुद्दा है, ना कभी नरेंद्र मोदी साहब ने इसके बारे में कुछ कहा है, ना उनके एजेंडे में है, ना ही उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये था। दरअसल हम जिस देश में, मुल्क में रहते हैं, उसकी पुरानी सभ्यता रही है,
भगवान कृष्ण के ज़माने से जब लोग इंद्र की पूजा करते थे तो भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र से कि आप पूजा करवाते हो, मैंने तो आपको इसलिए भेजा था कि आप आवाम की सेवा करें, खिदमत करें। आप जो भगवान के जो यहाँ पर जो जनता है उसको आप पालें, पूजें। और पूजा तो जो है वो गाय की होनी चाहिए, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो बच्चों के लिए माँ के दूध के समान होता है। हम उसको माँ का दर्जा इसलिए नहीं देते कि हम पूजा करते हैं, बल्कि गाय का इतना फ़ायदा है भगवान कृष्ण के ज़माने से लेकर आज तक, और हिंदू बहुत उसका सम्मान करते हैं। अब जाहिर है कि ये जो मुल्क है ये भले सेकुलर मुल्क है, सेकुलरिज्म है, लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब में आप सूअर नहीं खा सकते, आप मक्के में नहीं जा सकते, हिंदू नहीं जा सकते, या जो लोग सूअर खाना चाहते हैं नहीं खा सकते। इसलिए हमें पहली बात यह है कि हिंदुओं का अपने भाइयों का एहतराम करने के लिए, उनके जज्बात का एहतराम करने के लिए इस मुद्दे पे बात करना तो दरकिनार। और गोश्त खाने का तो मतलब नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में, कुरान में, हदीस में कहीं गाय के गोश्त खाने के लिए ये नहीं कहा गया है कि इसको खाया जाए, बल्कि कहीं भी जो हमारे नबी थे, मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है कि साहब ये गाय का गोश्त या गोश्त के बारे में कोई डिबेट नहीं है, बल्कि उस ज़माने में भी ऊँट और बकरी का गोश्त खाया जाता था, मछली खाई जाती थी। दूसरी बात जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कही है और जो आपके जो होम मिनिस्टर ने कही है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे काओ बेल्ट, जिसको हम हिंदी बेल्ट भी बोलते हैं, वहाँ ना गाय काटी जाती है ना खाई जाती है, और इसका सम्मान करते हैं। बाज लोग होते हैं जो शरपसंद लोग होते हैं, वो चोरी से काटते हैं, जैसे डासना है, मेवात है, और वो गलत काम करते हैं हमें। और जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा है कि अगर मुसलमान ये सोच लें कि साहब गाय का गोश्त खाने के बगैर नहीं रहा जा सकता है, तो वो इस मुल्क को छोड़ दें या इस स्टेट को छोड़ दें। अगर आप सऊदी अरब में जाके कहेंगे साहब हम तो सूअर खाएंगे, तो सऊदी के बादशाह क्या कहेगा, वहाँ की पुलिस क्या कहेगी कि साहब अगर आपको सूअर खाना ही खाना है तो आप सऊदी अरब से चले जाइए। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जिस परसेप्शन में ये बात कही है, और वहाँ असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां बकते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और उनका जो भाई है लंदन में जाके क्या करता है। अरे भाई अगर गाय का गोश्त खाना है तो आपने जिन लोगों को टिकट दिया है वो क्या क्या करते हैं, फिर तो शराब पे भी डिबेट हो जाए, फिर तो हर चीज पर डिबेट होता है। इसलिए जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बात की, उनका लहजा ठीक नहीं था। उनको ये कहना चाहिए था कि यहाँ के लोगों को एहतराम करते हुए, इस मुल्क में हिंदुओं का एहतराम करते हुए गाय के गोश्त को ना खाया जाए। और दूसरी बात यह कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। मैं अमेरिका में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं हिंदू जो बीफ खाते हैं, और मैं मुसलमान हूं, मैंने आज तक नहीं खाया। दूसरी बात यह है कि आपका जो ये जो हिंदू काऊ बेल्ट है या ये जो हिंदी बेल्ट है, इसी में तो नहीं खाया जाता, बंगाल में खाया जाता है, आंध्रा में खाया जाता है, कटता भी है, एक्सपोर्ट भी होता है। इसलिए अगर हमारे हिंदू भाई 90% ये चाहते हैं कि साहब जो गौ हत्या है या जो गाय का जो बीफ का एक्सपोर्ट करना है, तो हमें उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए। इसमें कंट्रोवर्सी की क्या। और जहां तक मिजोरम की बात है, मैं मिजोरम में रहा हूं, आपका जो अरुणाचल में मैं गया हूं, तो वहां पर तो सिर्फ गाय नहीं, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं। सियार एक जानवर होता है, हम लोग गए शिकार करने एक बार, तो उसमें सियार हाथ लग गया। अब उसमें जो वहां का चीफ मिनिस्टर था, शिकार पर बैन है, कहने लगे साहब ये तो हमें दे दीजिए। तो वहां पर बहुत सारे काम स्टेट में ऐसे होते हैं, चाहे वो शिकार है, कहीं बैन है, कहीं अलाउ है, कहीं कोई दूसरी चीजें खाते हैं। इसलिए इस पर कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। जो मोदी जी ने या जो हमारे मुल्क की जो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है, सब मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। हम तो मिलकर पीछे खींच रहे हैं इसको। रामाधार जी, मैं बीजेपी पे सबसे आखिरी पे आऊंगा, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये विवाद बिना मतलब पैदा किया गया? एक मंत्री इस पर बयान दे रहे हैं, दूसरा मंत्री बयान दे रहे हैं, दूसरा आज जो एक इशू देखने को मिला कि एक महिला ये कह रही है कि नहीं हिंदू सोसाइटी पे घर नहीं मिल रहा, बहुत लोग आज इस पर भी तमाम बहस चल रही थी। तमाम नेता ये कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, कोई कह रहा है कोई कंपनी ने मना कर दिया कि मुस्लिम होने की वजह से नौकरी नहीं मिली। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले आपने जो बात कही बीफ पे, मैं वहां आना चाहूंगा। जब मनुष्य का विकास हुआ यहाँ, तो उस समय में बहुत सारे ऐसे भी कबीले थे जो मनुष्य का मांस भी खाते थे। सब जो जानवर उनके सामने जो भी भक्ष्य चीज मिल जाता था सब खा लेते थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे लोग उसमें से फिल्टर करने लगे कि कौन कौन से जीव हमारे उपयोग के हैं, ज्यादा उपयोगी हैं हमारे लिए। तो उन लोगों को धीरे धीरे लोगों ने संरक्षित श्रेणी में
लाते लोग चले गए। एक बात जो सरकारी पक्ष की मैं बता दूं, बीजेपी बहुत ढोल पीटती है कि मैंने ऐसे बंद कर दिया, प्रतिबंधित किया। 1976 से अपने देश में 1976 में आप सब लोग जानते हैं कि किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री थी। उस समय दुधारू गाय के गौकसी पर प्रतिबंध लगाई थी सरकार ने, जो आज भी लागू है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी जातियां हैं, अनुसूचित जाति के श्रेणी में वो लोग आते हैं जो मरे जानवरों का, गाय का, बैल का मांस खाते हैं, आज भी चमड़े की सफाई वगैरह करते हैं, और जो उसका कुछ पोर्शन जो इडेबल होता है उसको लोग खाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो लोग हिंदू कम्युनिटी में माने जाते हैं, आते हैं। तो खाना हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, यह हमारा व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। जो खाना चाहता है वो खाए, जो ना खाना चाहता है वो ना खाए। ऐसा कोई ये बहस का बिंदु नहीं है। किरण जी जिस प्रदेश से आते हैं, और इनका स्टेटस इस सरकार में यही है कि चीन के राष्ट्रपति महोदय जब आए हुए थे तो जितने दिनों तक वो भारत में रहे उतने दिनों तक भारत सरकार इनको छुपा के रखी, सामने नहीं आने दी। अरुणाचल प्रदेश से चूंकि ये आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उन सब बहुत सारे प्रदेशों में ईसाई धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी लोग जो हैं वो लोग बीफ खाते हैं। बीफ में भैंसे का मांस भी रहता है, बैल का भी होता है और गायों का भी होता है। हमारे देश में गायों का मांस, जो गाय दूध देने वाली है, उन गायों को मांस के रूप में परिवर्तित करने का काम चोरी छुपे ही होता है, खुलेआम नहीं होता। मैं आपकी बात कंप्लीट करूंगा, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपकी बात पूरी सुनी जाएगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामाधार जी को बीच में रोका गया था। रामाधार जी संक्षेप में अपनी बात आप पूरा कीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के जाता हूं। गोवंश का उपयोग हमारे देश में अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला था। बैल से खेती होती थी हम लोगों के यहाँ। गाय के दूध में कहा जाता है कि इतना सफा है, अभी भाई साहब बोल चुके हैं, इसलिए वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैल है, बैल से हमारा खेती का 90% काम बैल से ही होता था। अब आज के दिन में मैकेनाइजेशन हो गया है, पिछले 8-10 सालों में कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, इसके पहले सारा काम हम लोगों के यहाँ बैल से। तो इन सब चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान में इस प्रजाति के जीव को एक मान्यता दी गई कि हमारे लिए पूज्य है, इसके गोबर से खाद बनता था, जलावन का काम आता था, सभी चीजों का उपयोग, उसके सींग या खूर से बटन बनता था, सब चीजों का उपयोग था। इसलिए हम लोगों ने उसे एक पूज्य श्रेणी में रखा, और यही कारण है कि हमारे देश के लिए यह बड़ा सेंटिमेंटल मामला है। और किरण रिजिजू जी ने जो बात कही है वो पूरी बात को एक संदर्भ में लेने की आवश्यकता है। सिर्फ एक लाइन को कोट करके उनको डिफेम करने की बात, मैं तो विरोधी में हूं, विरोधी दल में हूं, विरोध करना मेरा हक बनता है, फिर भी मैं उनको यहां पे ग्रेस दूंगा कि उन्होंने जो बात कही वो ठीक बात कही, ये अपने चॉइस का मामला बनता है। चलिए, दूसरी बात, आपने फ्लैट के इशू पे भी कुछ बोला था, शायद अगर अनुमति, नहीं, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। एक साथ ही अगर है तो वहां मैं अनुमति दूं। नहीं, बिल्कुल। मेरा फ्लैट है, मैं किसे भाड़े पर दूं और किसे ना दूं, ये मेरा विशेषाधिकार होना चाहिए। अभी मैं दिन में देखा हूं बहुत सारे चैनल्स में वो एक मॉडल आके अपना एक पब्लिसिटी का एक देश में अपना एक रिवाज बन गया है। इतने सारे चैनल्स हैं, लोग आके अपनी बात कहते हैं, किसी को आरोपित करते हैं। मैं उनको भी देखा कि उन्होंने कहा कि मैं वहां सामान लेके गई, मेरे सामान को बाहर कर दिया गया इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, जबकि मैं लिख के देने को तैयार थी कि मैं फला चीजें नहीं खाऊंगी। बट उसके बाद केयर टेकर आके कहता है कि नहीं, इनको तो एग्रीमेंट का टर्म्स ही इनका पूरा नहीं हुआ था, ये बिना टर्म्स को फुलफिल किए हुए आके घुस के रहने लगी थी उसमें। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब एनओसी नहीं मिला है, टर्म्स पूरा नहीं हुआ है, तो इनको बाहर जाना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, और हमको लगता है कि इसको सांप्रदायिक चश्मे से ना देख के इसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा। रामाधार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी के पार्टी के तमाम लोग आज दिन भर तमाम टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था, और
जिस तरीके से वो बोल रहे थे देश का माहौल बिगड़ रहा है, वो हमारी सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, बीजेपी की सरकार आने की वजह से ऐसा हो रहा है। और उसमें जो जिशान का मुद्दा था, जिसको नौकरी नहीं दी गई एक कंपनी के द्वारा, उसका भी मुद्दा लोगों ने उठाया कि हाँ, एक हीरे व्यवसायी के यहाँ का मामला बन रहा था। देखिए, ये तो दोनों घटनाएं आपकी पार्टी के लोग क्या इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा विपुल जी, ये दोनों घटनाएं अगर इसलिए घटी हैं, उनको उस महिला को वहां फ्लैट इसलिए नहीं दिया गया, जांच का विषय है ये, कि मुसलमान होने के नाते अगर उनको फ्लैट नहीं दिया गया तो ये गड़बड़ बात है, ये नहीं होना चाहिए। अगर उस नौजवान को हीरे कंपनी में नौकरी इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे, तो यह भी गलत बात है। ये हमारे सौहार्द को, सांप्रदायिक सौहार्द, हमारा गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश का, ये अगर ऐसी बात है तो इसका विरोध होना चाहिए। और अगर इसके साथ ये लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर क्वालिटी और उनका मेरिट वगैरह का इशू है कि मेरिट नहीं था इसलिए नौकरी नहीं मिला, तो ये मैं नहीं समझता कोई विरोध का विषय है। चलिए जेडीयू से भी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद सारे सवालों के जवाब हम आनंद जी से लेंगे। मिथिलेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग, अभी मैं सुन रहा था, आपने भी सुना होगा अपनी पार्टी के बयानों को, क्या वाकई में माहौल बदला है, एक खौफ का माहौल है, या आपको लग रहा है कि राजनीति ज्यादा की जा रही है, छोटे छोटे इंसिडेंट उठा करके उससे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि माहौल खराब हो गया, माहौल खराब हो गया? मिथिलेश जी। नहीं, देखिए, जो मुख्तार अब्बास नकवी जी और जो रिजू साहब जी ने जो आज उठाया है, दोनों का जो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। रिजू साहब का कहना है कि जो भी प्रदेश की कल्चर है, मतलब हमारे के यहाँ तो बहुत सारे प्रदेश हैं और हर प्रदेश का अपनी अपनी एक कल्चर है और उस कल्चर के अनुकूल जो है उनका खान पान होता है जी। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जो कुछ समय पहले उन्होंने जो कहा कि जो लोग बीफ खाना हो तो पाकिस्तान जाएं, ये थोड़ा सा आपस में जो है लगता है ऐसा कि जो सरकारें हैं, तत्कालिक जो सरकारें मोदी जी की है, जो मंत्री के ऊपर और अभी पीछे जितने भी मंत्री या एमपी जो वक्तव्य दिए हैं, कहीं न कहीं नियंत्रण में से बाहर इन लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि आज जो है जिस टाइप से धार्मिक उन्माद फैलाने की प्रयास की गई, जो जिस टाइप से बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें की जा रही है, कहीं न कहीं देश में एक ऐसा कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं जिससे कि ध्यान उस ओर लोगों को अटैक्ट रहे और हमारी धार्मिक विचारधाराएं जो है वो कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित हो और ये जो विचारधारा से जुड़े लोग हों वो हमारी जो एक वोट बैंक है वो बना रहे। इससे भी लोग जोड़ करके अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जो लब जिहाद या घर वापसी वगैरह की जो भावनाएं पैदा की जा रही है, इन्हीं बातों के लेकर के इसी टाइप की ये सारी बातें जो है आज की जा रही है। चलिए ठीक है, आनंद साहू जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई में बीजेपी के आने के बाद क्या देश का एक समुदाय अपने आप को डरा सहमा महसूस कर रहा है क्या? पहला सवाल। दूसरा ये कि अब जिस तरीके से इस विवादित मुद्दे पे जो बयानबाजी हो रही है उससे आप कितना सही मानते हैं, और इस विवाद को पैदा भी आपकी पार्टी के दो नेताओं ने किया। आप इल्जाम ये नहीं दे सकते कि किसी और की वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। दो आपके वरिष्ठ मंत्री इस पर बयान दे रहे हैं, जरूरत क्या है इस पर बयान करने की? आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आप ही के मंत्री ये करता हूं, ये खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, पाकिस्तान भेजूंगा, यहां भेजूंगा, ये तो आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात को ध्यान देना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनका एजेंडा क्या है? भारत का विकास। तो मंत्री सरकार का हिस्सा है। और जो भी हमारे मंत्रीगण भाषण दिए हैं या जो भी वक्तव्य दिए हैं, उनका पूरा बयान आप कभी नहीं दिखाती है, कोई भी चैनल नहीं दिखाती। और बाद में अगर जब पूरा बयान आप देखेंगे तो कहीं भी इस प्रकार का नहीं प्रतीत होगा कि किसी एक समुदाय के प्रति इस प्रकार का कोई डिटेल में दिया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किरण रिजिजू जी को कम से कम 10 वर्षों से जानता हूं और उनका कल्चर से भी बहुत ही बखूबी परिचित हूं। वहां के रीति रिवाज, वहां के पहाड़ी जो इलाका होता है, वहां हमारे यहाँ भी झारखंड में कई ऐसे हिंदू जाति के लोग हैं जो अगर आप किसान हैं, आपका कोई जानवर मर गया, चाहे वो बैल है, चाहे वो हम लोग समय भैंस काढ़ा बोलते थे वहाँ की भाषा में, तो वो लोग उठा के ले जाते थे और उसका जो भी अपना लाना है उतना मांस ले आते थे और बाकी उसको
दफन करके उसके जो चमड़े उमड़े हैं वो ले जाते थे। देखिए ये सच्चाई है और इस सच्चाई से कोई भी मुख नहीं मोड़ सकता। और मैंने ऐसे भी मुसलमान परिवार देखे हैं जो बीफ तो बहुत दूर की बात है, वो चिकन भी नहीं खाते, मटन भी नहीं खाते, कोई नॉनवेज भी नहीं खाते, बिल्कुल सदा, बिल्कुल शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध भोजन करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज जो लोकतंत्र में, जैसे अभी गाजी साहब जो भी होता है वो शुद्ध होता है, बिल्कुल शाकाहारी मांसाहार से। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके मन में जो भावना है, मैं यही रामाधार जी मैं वही कह रहा हूँ आगे कि जिसके मन में जो भावना है हमें उसका कद्र करना चाहिए। अभी किसी भी राष्ट्र में आप देखिए, इस मुल्क में जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू हैं और हिंदुओं का एक भावना है कि निश्चित रूप से गौ का जो है, गाय का जो है वध नहीं होना चाहिए, उनका भक्षण ना हो। और क्योंकि ये भी एक इसको प्राकृतिक से भी जोड़ा गया है, क्योंकि गोबर जहां जहां खेत में लगाए जाते हैं वहां उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी में नमी आ जाती है, खेती अच्छे होते हैं, पेड़ पौधे वहां अच्छे उग जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ये स्वाभाविक है कि आप अगर गाय को संरक्षित करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राकृतिक रूप से भी और खेती के दृष्टि से भी बहुत बढ़िया होगा। मेरा ये कहना है, देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं सवाल समझ रहा हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू साहब का जो भी बयान दिया गया है वो काट करके दिखाया गया है। अगर आप निजी तौर पर आप उनको मिलिए तो वो वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि भाई जो अगर हिंदू भी है या मुसलमान है, जो जिसको इच्छा है वो अपना खाए। तो फिर सरकारें बैन क्यों लगा रही हैं? लेकिन बैन इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर कटेगा ही नहीं तो लोग खाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। देखिए आज अगर हमारे सुन लीजिए, आज एक कम से कम 10,000 में 100 गाय भैंस भी नहीं है और इसका नतीजा ये हो रहा है, आप देखिए कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं अनाप शनाप बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नहीं बीच में मुझे लगता है कि इसको केवल संस्कृति और इसमें नहीं जोड़ना चाहिए, प्रकृति के साथ जोड़िए। और अगर मांस खाना है तो बकरी उसको अच्छा से पालिए, बढ़ाइए, उसको एक्सपोर्ट करिए, कुछ करिए। चीज और है विपुल जी, निश्चित रूप से हमें लोकतंत्र में हर जन भावना को कद्र करना होगा। जैसे मुसलमानों को हम नहीं कह सकते कि आप सुअर का मांस खाइए, वैसे हिंदुओं को आप नहीं कह सकते कि आप गाय का मांस खाइए। और किसी अगर कोई खा रहा है, कोई खा रहा है, अगर सुन लीजिए, विदेश में जाने के बाद जैसे कोई आदमी टाइम का ध्यान रखता है, गंदगी नहीं फैलाता है, वैसे ही भारत में अपनी अपनी परंपराएं हैं, आजादी है। थोड़ा सा एक बात है विपुल जी इसमें, एक बात है विपुल जी इसमें, ये सरकार चूंकि डपोर संखी वायदे करके सत्ता में आई है, इसलिए इस तरह के कंट्रोवर्सी अपने 2 मंत्रियों से मुझे लगता है कि पैदा करा के और उन्माद एक पैदा करा के रखना चाहती है। जैसे देखिए बीजेपी के आनंद जी, तो आनंद जी मित्र हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं और सारी खूबियां इनके अंदर है, लेकिन बीजेपी के सारे लीडरान अभी कहते हैं कि कोल मैंने इसमें नीलामी में हमने 3 लाख करोड़ रुपए इस देश के लिए पैदा कर दिए, जुटा दिए। ये वो नहीं बताते हैं कि ये 3 लाख करोड़ रुपए 35 वर्षों में इस देश को मिलेंगे, ये नहीं बताते हैं। कल की बात है, किसान चैनल का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज अखबार में मैंने उसका फोटो देखा, उनके हाथ में एक हल है, हल उनको समर्पित किया गया। किसान जब अपने किसानी के सीजन का प्रारंभ करता है तो शगुन निकालता है और वो हल को ले जाके खेतों में उसकी पूजा करता है और हल को बिल्कुल शुद्ध रखता है कि उसमें कहीं टूट फूट ना हो। मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने कल जो किसानों के लिए चैनल का उद्घाटन किया और जो हल उसमें वो लिए हुए थे उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक घुन लगा हुआ था। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री इस देश के किसानों और मजदूरों के भाग्य में घुन लगा देना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, तो करेंगे रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान में आपके एक कहेगा हिंदुस्तान में हल लेके चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करने का भी अधिकार नहीं रखना चाहते हैं, वो क्यों लेके घूम रहे हैं? जो बीजेपी ये राजनीति नहीं है। क्या देखिए, किसान चैनल इसलिए लाया गया है कि कब खेती होगा, कब मौसम की जानकारी, कौन सा खेती होगा, प्रधानमंत्री का प्रतीक है हल लगा हुआ, हल इसलिए दिया गया। ये भावना को आप समझिए, कांग्रेस प्रणाली है, काम करने का तरीका है। मैं ये अच्छा बोलते हैं, लेकिन कम से कम विरोध तो मत करिए, एक अच्छा शुरुआत है। अभी मैं उसकी तस्वीर भी रखा हूं अपने पास। अच्छा है,
तस्वीर रखिए, मुद्दे पे आते हैं लेकिन वापस। भावना क्या है कि गाइस, किसानों भावना है कि हम को उपज फूल लगे हुए कैसे हंस- मिले, अच्छी हंस से खेती पूजा कैसे करते हो, हुए। ठीक, उनको साहब जी, सुसाइड जो हो रहा है मुद्दे- उसमें ना हो, आज के उनको मुद्दे और पे- भावनात्मक रूप से भी उनको आज- सबल बनाया ठीक, जाए। सुसाइड ये की सारे बात नहीं विषय है। को जिस लेकर के टाइप ये से चैनल में देश को ये कहाँ देश पहुंच भर गए के आप चैनल पे? किसानों पर गाइस साहब, अच्छा मेरा जो सवाल- है मेरा सवाल है। एक डिबेट होगा, जो उनको जिस तरीके जानकारी से आज मिलेगी। एक महिला का मामला है, महिला का किसान विषय जो मामला बोल है, रहे हैं अभी, कुछ एक मंत्रियों के तमाम विवादित बयान जी। आए हैं, क्या वाकई में ये खौफ, एक डर का माहौल एक समुदाय में देश के अंदर बन रहा है क्या? मेरा सवाल आपसे, या छोटी छोटी घटनाओं को जानबूझ करके राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है आपसे? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद से जब पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ है हिंदुस्तान, और तब से लेके शुरू में तो कुछ लोगों में, मुस्लिम्स में एप्रीहेंशन था, लेकिन अब जो नई जनरेशन है उसमें ज़र्रा बराबर भी हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरे वहाँ पे फ्लैट्स हैं, काफ़ी फ्लैट्स हैं, और आपको बहुत खुशी की बात ये होगी कि साहब सलमान खान जैसे, अब शाहरुख खान साहब के जो शादी हुई है वो हिंदू परिवार में हुई है, सलमान साहब की जो भाभी साहिबा हैं वो हिंदू हैं, वहाँ गणपति भी रखी जाती है, सलमान खान के सारा समाज में। तो देखिए, ये कोई खौफ, अब जो आपने उन खातून का जिक्र किया जो मॉडल है, मैं बॉम्बे में रहा हूँ और मैं रहता हूँ और मेरे बहुत दोस्त हैं जी। और मैं जिस बंगले में रहता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर लोग हमारे हिंदू भाई रहते हैं। जी जी जी। मसला क्या है कि बहुत सारी जैन सोसाइटी हैं वहाँ पर, बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं जो ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर वो लोग ना आएँ जो मीट खाएं, या जो ख़ास तौर से मेरा इस मुद्दे पे कई बार बात हुई है, बकरा ईद आती है तो वहाँ बकरा काटते हैं। अब वो हिंदू बिल्कुल जो नहीं खाते हैं, जो जैन लोग हैं, वो बकरा अगर देख लें तो उनका पूरा साल खराब हो जाता है। हमने इस पे कई बार कहा अपने मुसलमान भाइयों को कि भाई आप सोसाइटी में क्यों काटते हैं बकरा? आप जाइए वहाँ पर ईदगाह के पास, मदरसे बहुत हैं, मदरसों में जाके काटिए। लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते हैं साहब ये तो हमारा मजहबी हक है। अब उनको ये मालूम है जो समाज, वो इस वजह से नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे तो जहाँ पर भी मैं किराए पे गया, मेरे हिंदू भाइयों ने कहा साहब आप ही रहिए, और जब मैंने कहा तो मैंने अपना मकान बना लिया, तो उन्होंने कहा साहब आप अपने किसी मुसलमान भाई को दे के जाइए। तो देखिए, ये हिंदू मुसलमान से हमें नहीं जोड़ना है, मसला ये है कि उनकी एक कल्चर है, एक, और ये रेयर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फिल्म वालों को नहीं देते हैं, जैसे इमरान हाशमी थे, उन्होंने मुस्लिम मुद्दा बना दिया। कुछ अब ये मॉडल साहिबा थी, पहली बात तो ये कि इनको अगर मकान नहीं दिया था तो कहीं दूसरी जगह ले लेती, इनको प्रेस में आने, इसका मतलब इन्होंने मन बना लिया था के लिए कि मुझे आना है, मेरा काम तो चल नहीं रहा है, धंधा पानी नहीं चल रहा है, मैं फिल्म तो फ्लॉप हूँ, तो अब मैं आ जाऊँ। भाई कैमरे वाले कैसे आ गए? आपने कोई FIR कराई? आपने इस मुद्दे पर, फिर आप एग्रीमेंट दिखाइए, आपका एग्रीमेंट हुआ। बहुत सारे लोग फिल्म वालों को नहीं देते हैं, और जब वो मुसलमान होते हैं फिल्म वाले इत्तेफाक से, तो वो कहते हैं हमें इसलिए नहीं दिया कि साहब वो मुसलमान है। इसलिए हमें ये छोटी छोटी बातों का, हमें दूसरे के जज्बात, हम भी नहीं देते हैं। भाई आपने नौकरी की बात कही, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। अगर मेरी कंपनी में 4 आदमी आते हैं तो मैं भी सोचता हूँ यार ये मुस्लिम है, ये इसको अगर मेरिट की बेस पर है, यार इसको कहाँ नौकरी मिलेगी, चलो प्रीफरेंस देते हैं लोग। लेकिन उसको, एक आदमी को अगर जॉब नहीं मिला, लेकिन जितनी मल्टीनेशनल कंपनी आप चले जाइए, आजकल मुसलमानों को खूब जॉब मिल रहा है। तो इसको अगर हम मुद्दा बनाएंगे, प्रेस में आएंगे बार बार, तो इसमें क्या होगा कि जो हिंदू समाज हमारी को मदद कर रहा है, हमारे साथ है, हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उसमें थोड़ा दरार पड़ने का खतरा है। इसलिए हम अपना सब्र करें। दूसरी बात, आपने जो मुख्तार अब्बास नकवी और रिजू साहब का जो मामला क्या, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया है, ये तो प्रेस वालों ने उनसे पूछ लिया चलते हुए, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कब मुद्दा उठाया? हाँ, अलबत्ता ये जो साक्षी महाराज वगैरह हैं या इस तरह के जो लोग हैं, इन्हें कोई काम नहीं है, ये मुद्दा उठाते हैं, और इसको खुद मोदी जी कई बार डांट चुके हैं। देखिए, सबसे पहले अरुण जेटली साहब ने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उसके बाद मोदी जी ने कई बार रितंबरा और चिदंबरा और ये जितने भी वस्त्र पहन के आ रहे हैं धारण करके, इन्हें कोई, अच्छा, जब अब ये जो आपके साक्षी महाराज साहब हैं, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको क्या है, MP बनना है। पहले समाजवादी पार्टी में तो बहुत बड़े सेकुलर थे। मैंने मुलायम सिंह साहब से कहा, मैंने कहा साहब इसको कहाँ से ले आए पार्टी में? कहने लगे साहब ये तो बड़ा सेकुलर आदमी है। आप साक्षी महाराज बीजेपी, तो ये लोग जो छोटे मोटे लोग हैं, इनके ये इस लायक नहीं है कि इनके आप बीजेपी का अगर एजेंडा है, मोदी साहब बयान देते हैं, उनका स्पोक्स पर्सन बयान देता है, तो उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे दूसरे एजेंडे पर, जो कि जिस तरीके से राजस्थान में स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार गुज्जरों का आंदोलन बना हुआ है, क्या कुछ स्थितियां हैं और क्यों यहां तक स्थिति पहुंची, आम लोगों को क्यों सफर करना पड़ा, इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।
घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब हम बात करेंगे गुज्जर आंदोलन की। लगातार कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि कई कोशिशों के बावजूद भी बातचीत का कोई हल निकल नहीं पाया है। तमाम दिल्ली मुंबई की जो ट्रेनें हैं उन्हें रद्द की गई हैं। लाखों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, ना तो उन्हें कंपनसेशन मिल रहा है। सवाल यहाँ पर ये कि आखिर में सरकार ने कोई एक्शन लिया क्यों नहीं इस तरह का? लोग क्यों सफ़र करें? लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़े? आज हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान स्वयं लिया और मुख्य सचिव को कल पूरे जवाब देने को लिए कहा गया है और इस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे साहू साहब, क्या हो रहा है? आपकी सरकार है वहां पर और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, लोग जो तमाम ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से क्योंकि उनकी रिजर्वेशन थी, किसी को कहीं जाना था, कोई बीमार है, सब कुछ बंद हो रखा है। क्या कर रही है सरकार? नहीं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में एक मर्यादा जरूर तय होनी चाहिए। एकदम मर्यादा जो है तय होनी चाहिए। मुझे खुद उज्जैन जाना था, ट्रेन रद्द हो गई और दूसरी ट्रेन में आरक्षण तुरंत मिल नहीं सकती है और आने का भी ट्रेन रद्द हो गई, चूंकि जाएगी ही नहीं ट्रेन तो आने का भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि पटरी उखाड़ दिया गया। ये निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक विषय है और ये आरक्षण का विषय, ये संवैधानिक विषय है। ये कोई आंदोलन मात्र कर देने से अगर हर एक जाति धर्म को अगर आरक्षण मिलना शुरू हो जाए तो ये 100% नहीं 1000% में भी जाके खत्म नहीं होगी। तो ये इसको तो तत्काल कोई ना कोई एक वैधानिक एक प्रक्रिया के माध्यम से इसको रोक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है। मुझे ये बताइए कि सरकार आपकी है वहां पर, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों अभी तक लोग सफर कर रहे हैं? देखिए इस मामले में क्या आप हर चीज जब कोर्ट इंटरवीन करती है आप कहते हैं कोर्ट ज्यादा इंटरवीन कर रही है, कोर्ट यहाँ पे संज्ञान नहीं लेता तो क्यों नहीं? अब तक मैं बताता हूँ, अगर सरकार बहुत स्ट्रिक्टली उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई करके उनको भगा दे और पता चला वो आगजनी कर दें, कुछ घटना कर दें, तो पता है कहेंगे, आप ही कहेंगे अगले दिन सरकार ने मिसहैंडल किया और ये बहुत बड़ा घटना बन गया। तो कानून के माध्यम से अगर ऑर्डर हो करके जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो हम कहेंगे कि भाई कोर्ट ने कहा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से ये सरकार की लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया होती है। एकदम से किसी को अगर कुचलना शुरू कर दें और आगे जाकर के वही लोग उपद्रव करना शुरू कर दें, वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें और ज्यादा घटनाक्रम बढ़ने लगे तो आपको क्या अच्छा होगा? वो मुझे लगता है सरकार जो है निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है और इसीलिए कोर्ट के माध्यम से जब जाएंगे और कार्रवाई होगी तो कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती है। आनंद जी, वहां सरकार आपकी है। मैं रामाधार जी से आपसे जानना चाह रहा हूँ एक चीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास मिलते जी, कि ये क्या मजबूरी है? ये जो ब्लैकमेल की राजनीति होती है वो चाहे किसी मुद्दे को लेकर के हो, कि आप पूरे देश को खड़ा कर दें, राज्य को आप सड़कों पे ले आए, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, लोगों को जाना है, गर्मी का मौसम है, लोग हाल बेहाल हो रहे हैं। ये जो ब्लैकमेल की राजनीति है, ये इसको हैंडल करने में एक चुनी हुई सरकार क्यों फेल होती है? देखिए, यहाँ पे आज रोज 15 करोड़ रुपए रेलवे का नुकसान हो, 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और लाखों रुपए प्रतिदिन का रोडवेज को भी नुकसान हो रहा है और हजारों यात्री जो हैं वो परेशान हो रहे हैं इस तपती धूप में। सरकार अब जैसे डिमांड करने का कि हमको अनुसूचित जाति में लाओ, अनुसूचित जनजाति में लाओ, पिछड़े में लाओ, ये डिमांड करना उनका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। उसके लिए कमीशन बना हुआ है, नियमित प्रोसेस है जिसके हिसाब से कार्रवाइयां होती रही हैं अपने देश में। अब ये निश्चित रूप से पूरी तौर पर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और राज्य सरकार की ये विफलता है कि वो उन लोगों को वहां से हटा नहीं पा रही है। क्या डर है सरकार को वहां से हटाने में? क्या ये पूरा मामला वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है? और वोट बैंक राजनीति से तो जुड़ा हुआ है ही, उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि जैसे हवाई जहाज का किराया मुंबई का 4,4200 रुपए में मैं पिछले हफ्ते गया था, अब हमको आज जाना था मुंबई, आज 13,000 से 22,000 रुपए के बीच में किराया था। तो हमको यह भी लगता है कि सरकार का बड़े कॉरपोरेट्स घराने के प्रति जो नरम रुख है, तो ये चाहती है सरकार की कुछ कॉरपोरेट घरानों को, विमानन कंपनियों को कुछ अतिरिक्त फायदा करा दे। जेब कटती है जनता की तो कटे।
और हम लॉ एंड ऑर्डर का मामला बता के कि आगजनी हो जाएगा और पटरियां ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी करके हम कोई कार्रवाई ना करें। खैर, अब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे कदम उठाया है और कल अपना ये देंगे, बयान देंगे उनके चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से सराहनीय होगा। सरकार कोई भी काम करे वहां से आम जनों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उस दिशा में वो प्रयास करे। पूरे मुद्दे को क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बहुल इलाका है, जाट नहीं गुजर बहुल, माफ कीजिएगा, वो क्या उससे जोड़ करके देखा जाए? कैसे देखेंगे आप इस पूरे मामले को? उत्तर प्रदेश में इसकी तपिश नहीं है अभी आज के दिन, तो राजस्थान का विषय है। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी गुजर लोग हैं, मेरठ के आगे और इधर ग्रेटर नोएडा, इन सब इलाकों में भरे पड़े, लेकिन इधर कोई आंदोलन ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, साइकिल पर पेट्रोलिंग करा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और वहां पे किसी को सड़क जाम, एक दिन जाम थोड़ा मेरठ में हुआ था, उसके बाद उन लोगों ने इस पे नियंत्रण पा लिया। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल यह कि क्या राजस्थान में बीजेपी कोई स्टैंड या गवर्नमेंट इसलिए कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रही है कि कहीं उसका नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में या उत्तर प्रदेश में भी ना उठाना पड़े? राजस्थान में तो अभी चुनाव है नहीं, वहां पे इतना सॉफ्ट स्टैंड क्यों ले रही है? देखिए, पहली बात तो जो हुक्मरान पार्टी है, हुकूमत का एक इकबाल होना चाहिए, एक शान होनी चाहिए। क्या असर होगा, वोट कोई देता है नहीं देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देते हैं वोट नहीं देंगे, लेकिन जितने दिन भी हम हुकूमत करें, लोग मिसाल दें कि साहब फला पार्टी ने, फला लोगों ने हुकूमत की थी, उन्होंने अराजकता नहीं फैलने दी। पहली बात तो ये है, ये आंदोलन हुआ क्यों है? होता क्या है कि जब इलेक्शन होते हैं तो जो सियासी पार्टियां हैं वो इनके लीडरों को इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं, उनसे फॉल्स प्रॉमिस करती हैं, वादे करती हैं, अंदर खाने इनके साथ जो है मामलात होते हैं, सेटिंग होती हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि साहब हमारे तो ये जो चीज़ें तय हुई थी वो हुई नहीं, उसके बाद वो आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाते हैं, नेतागिरी करते हैं। ऐसी अराजकता, पहली बात तो ये, आप ये बताइए क्या गवर्नमेंट जॉब्स में आज कोई जॉब्स हैं कि उसमें रिजर्वेशन मिलेगा? आज इतना सिचुएशन आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, जीरो एम्प्लॉयमेंट है, बल्कि अब तो ये होता है रिट्रेंचमेंट की बात हो रही है, कम करिए, या आउटसोर्सिंग हो रही है। पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट्स में जॉब्स हैं ही नहीं, हैं तो 5% ये मांग रहे हैं, 2% में एग्री हो जाएंगे, 2.5% में, ये तो एक बार्गेनिंग चल रही है। दूसरी बात है कि अगर आपका हक है रिजर्वेशन का, आप मांगी, पहली बात तो रिजर्वेशन को गवर्नमेंट को खत्म कर देना चाहिए कि 100% दे देना चाहिए, जो जितने हैं लोग उनको उस हिसाब से दे देना चाहिए, मुद्दा ही खत्म हो जाए। लेकिन ये इनका अगर हक है तो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में उसकी एक तरीका होता है। ये क्या कर रहे हैं साहब, आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, 50 का टेम्परेचर, लोग सुलग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, और ये गुजर हो या कोई भी हो, ऐसे लोगों को तो अराजकता पे NSA लगा के अंदर करना चाहिए। और ये काम आज हाई कोर्ट कर रहे हैं। मैं तो समझता था वसुंधरा राजे सिंधिया, ये तो बहुत शाही परिवार की हैं, ये तो राजघराने की है, इनको तो फौरन भाई आप हुकूमत करने आए हैं क्या? ये आप कंप्रोमाइज करने आए कि आपको हुकूमत करनी है? अरे रेलवे, आपके बसें चलाई जा रही हैं, अब बताइए, रेलवे हमारा नुकसान है, हमारी शान है, रेलवे की वजह से हमारी लाइफ लाइन है, और ये गुजरों को या कोई भी हो, ऐसे लोगों को NSA लगा के जेलों में डाल देना चाहिए। हुकूमत रहे नहीं रहे, यूपी में क्या उसका असर होगा, कोई हमेशा के लिए हुकूमत करने नहीं आता। हुकूमत को बताना चाहिए हमारे दांत भी हैं, हमारे हाथ में बंदूक में भी है। और चावल लाई ने कहा था, दी पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। एक हाथ में प्यार, माँ की तरह हुकूमत को प्यार करना चाहिए, और एक हाथ में बंदूक होनी चाहिए, तब हुकूमत चलेगी। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। मिथिलेश जी, आप कैसे देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है? और ये किसी एक राज्य, किसी एक उसकी स्थिति नहीं है, जहां जब जो चाहता है कोई एक बड़ा ग्रुप आ जाता है और अपनी मांग मंगवाने के लिए इस तरीके से जब प्रदर्शन, हमने कई सारे आंदोलन देखे हैं, हमने ऐसे भी आंदोलन देखे हैं जिसमें लोग भूखे रह करके अनशन करके अपनी बात को मनवाते हैं। लेकिन ये कि आप राज्य को, राष्ट्र को स्थिर कर दें, आप सड़कें जला दें, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करें, क्या कारण वह मानते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, इसमें पूरा का पूरा सरकार फेलुअर है, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। यहाँ पर दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनके मुखिया जो हैं स्टेट में भी बात जो है लंबी लंबी करते हैं, और केंद्र में भी लंबी लंबी बातें करते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये जो पूरे जनसंख्या है,
पूरे देश की। ये पहली बार नहीं हो रहा है ये आंदोलन। आज जो है ये आंदोलन हर शासन में आंदोलन, लोगों ने जाट किया। आंदोलन, आप साहू जी, आप तोड़ पहले जो बात है सुन लीजिए। केवल बीजेपी के शासन में नहीं हो रहा है, सरकार की नाकामी ये सामने सिरे से नजर आ ऐसा रही कभी है। होना ही नहीं ये चाहिए। सरकार की ये आप जो कह रहे हैं कि फेल्यूर है, मूवमेंट बनाने के लिए ये सारी मिली भगत, किसी भी कीमत पे ये ऐसा और होना अभी नहीं सर चाहिए। बोले कि जो है एक इलेक्शन में वोट बैंक के लिए नेताओं से वादाएं करके और लोग जो है उससे लाभ ले लेते हैं, और जब देने की जरूरत होती है तो देने में नकारात्मक जो है रुख अपनाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रखा। सवाल ये नहीं है, सवाल उठता है कि दोनों केंद्र में और स्टेट में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी जिम्मेदारी इन्हीं लोग के पास में है। लेकिन अरे भाई कहते हैं अच्छी सरकार देने के लिए मैं वादा किया हूं, अच्छे दिन लाने की वादा किया हूं, और इस तपती हुई गर्मी में लोग दूध और पानी के लिए जर्रे जर्रे बीमारी के लिए परेशान हो रहे हैं। इस पर इनकी कोई ध्यान नहीं जा रही है। चलिए मथुरा में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी बाधाएं, और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं भारत का मसीहा हूं, मैं इस देश का मसीहा हूं। करने का वक्त हो रहा है। आपकी नकारात्मक स्थिति इस सामने झलक रही है। चलिए आनंद साहू जी, सीधे सीधे क्या ये आप मानेंगे इस बात को कि हाँ सरकार की तरफ से गलती हुई है, और जो लोगों ने सफर किया है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार काफी हद तक जिम्मेदार है? आप मतलब अगर आपके पास पूरा पुलिस तंत्र है, आप ऐसे लोगों को अगर नियंत्रित नहीं कर सकते, आज एक मुद्दा उठाया, कल दूसरे आंदोलन मुद्दे को लेकर के लोग सड़क करेंगे, आप तो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं ना कि हाँ बिल्कुल रोकिए सड़क, मीडिया में भी आएंगे, आपको कवरेज भी मिलेगा, आप नुकसान कीजिए सरकारी संपत्तियों का, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपको शायद देश के ध्यान को मालूम नहीं होगा के लिए, अपनी नाकामी को हटाने के लिए इस तरीके जदयू जो है उसका कोई सुनने वाला नहीं है देश में, क्योंकि आप आपस में बहुत लड़ लिए हैं। बीजेपी को आप गाली मत दीजिए। टू द पॉइंट, मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा कि कम से कम सैकड़ों जगह पर जाम किए गए थे। आज मुश्किल से 5-7 जगहों पर उनका जो आंदोलन है वो सिमट करके रह गया है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने उसको कम नहीं किया है। आपको ये भी बताऊंगा मैं, ट्रेनें चलने लगी, नहीं ट्रेनें बहुत जगह चलने लग गई, रोड पे बहुत जगह ट्रेनें चलने लग गई है। मैं बता रहा हूँ, मैं 7 दिनों में जहाँ 2 दिन ट्रेन कैंसिल था वहाँ ट्रेन चल रही है, मुझे पता है। मैं डाइवर्ट हुए सीधे झूठ बोलने का आरोप लगाने लगे, बोल रहे हैं काफी कार्रवाई की गई है, डाइवर्ट जहाँ संख्या बहुत भारी है, और ऐसा लग रहा है कि अगर उसको कुचला गया तो कहीं ज्यादा घटना ना हो जाए, इसलिए 2-4-10 जगह हो सकता है वो रह गई। शुक्रिया। संतोषजनक उत्तर नहीं है आपका आनंद जी। देखिए संतोषजनक है, मैं देखिए मैं एक लफ्ज में बोलना चाहता हूँ, मालूम है। देखिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए मोदी जी को, और क्लियर मैसेज देना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को कि साहब कोई भी आदमी आंदोलन करे, भूखा रहे, अपना नुकसान करे, कोई देश का नुकसान करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब पार्टी मिलकर फैसला करें, और जो आदमी इस तरह की अराजकता फैलाए उसको उठा के जेल में भेजें, तभी इसका समाधान। नहीं पहले तो इनका मंत्री ही और एमपी ही नियंत्रण में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका, रमदास जी आपका, वसीम गालिया साहब आपका, आनंद साहू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। घटनाचक्र को फिलहाल यहीं समेटते हैं, और निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया, उम्मीद करते हैं कि इस कदम के बाद राजस्थान सरकार को सबक लेगी, और आने वाले समय में अगर इस तरह के आंदोलन कभी होते हैं जिसमें कि राज्य की संपत्ति या राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान होता है, उस मामले पर कठोर फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।